हवलदार सतवीर सिंह की बेटी हूँ और मेरे पापा हमसे अच्छे से बात करते थे और वहाँ से उन लोगों ने वहाँ पर गाड़ी के चार्ज में मेरे पापा को परेशान किया था। वहाँ बैटरी इंचार्ज थे राजू मौर्य और एक ओमकार करके थे कोई। हाँ जी। अच्छे से बात की थी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था मेरे घर से। जो कोई परेशानी थी वो वहीं से थी और वो बताते थे हमें कि बैटरी कमांडर और ये हमें परेशान कर रहे थे। थोड़ा सा ये तो जोर से। वहाँ से मेरे पापा ने छुट्टी लेनी चाहिए लेकिन कोई छुट्टी भी नहीं दे रहा था। उनके बात चाहिए उनका उस अंकित चतुर्वेदी है जो कि जांच कर रहा है, वो बोल रहा है कि आप आ जाओ, कागज कार्रवाई जल्दी हो जाएगी। हमने पूछा कि हमें कागज कार्रवाई से मतलब नहीं है, हमें न्याय से मतलब है। वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है कि कागज कार्रवाई हो जाएगी। सीओ का कॉल आया, उसने बोला कि क्या करोगे आप यहाँ आके, क्या पता मैं मिलूँ ना मिलूँ, मैं सीओ हूँ आकर, मुझे बहुत काम है, लेफ्ट राइट जाना होता है, ऐसे करके मना करने की कोशिश कर रहा है। जी जी। ये जो 2 क्लिप आप देख रहे हो ना, ये हमारे एक सेना के हवलदार की एक बच्ची, उनकी वाइफ और उनका बच्चा है और उनका परिवार है। इसको अगर आप सोचते हो कि ये आपके परिवार का हिस्सा है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वायरल होकर बड़े लेवल तक पहुंचे और जो इसको मजबूर किया जिन्होंने मरने के लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्तों ये ध्यान रखना, हमारा आज इतना बहादुर सैनिक जो दुश्मन के लिए काल के रूप में टूट पड़ता है, जिस इंडियन आर्मी के जवानों का नाम है, लेकिन वो जवान अपने ही इंसाफ के लिए क्यों कायर और बुजदिल बन जाते हैं। आपके साथी आपके सामने इस तरह की बड़ी घटना हो जाती है और सब मुंह सील लेते हो। इतना याद, यहां मैं हमारी देश की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, हमारे नेताओं से, हमारे और सिविल अधिकारियों से, कि हमारे ये सैनिक तो मजबूर हैं, अंदर ऐसे ऐसे कानून बने हैं और सब मिडिल परिवार के हैं, सभी अपनी नौकरी और अपने बच्चों की खातिर चुप हो जाते हैं, मजबूर हैं ये। लेकिन देश की जनता तो मजबूर नहीं है। वो क्यों नहीं देखती इन कारणों को कि आखिर क्या कारण है कि रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। हमारे जितने दुश्मन की गोली से हमारे जवान शहीद होते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे अधिकारियों की तानाशाही की रवैये की वजह से, गलत कानूनों की वजह से इस तरह हमारे सैनिक सुसाइड कर रहे हैं। उनकी गिनती उनसे दोगुनी है। आपका एक सैनिक इस तरह मर रहा है, उसके ऊपर आप विचार क्यों नहीं करते? आखिर ये सब जो सहायक प्रथा है या ड्यूटी का एक्स्ट्रा बोझ पड़ना, कंटिन्यू उसको इतना प्रेशर हैंडल करना, समय से उसको छुट्टी नहीं मिलना, ऐसे बहुत से कारण हैं जो सिर्फ अफसरों के पर्सनल, अपने खुद के ईगो और उनके पर्सनल फायदे के लिए जवान को इस तरह प्रताड़ित करते हैं। और फिर ऐसी घटनाओं पर ये 90% घटनाओं को क्या बोलते हैं कि इनको घरेलू समस्या थी और 10% सिर्फ ये अंदरूनी समस्या बताते हैं, बल्कि अपोजिट है। ये सारी की सारी घटनाएं 90% तानाशाही का शिकार होते हैं अधिकारियों का, और मात्र 10% कोई सिविल की घटना मैं मान सकता हूं होती होगी। इसीलिए मैं इनके घर पर जाकर मैंने कम से कम 3 घंटे वहां बैठकर पहले यही पूछा, कोई घरेलू समस्या, आसपास के लोगों से सबसे बात की, लेकिन पता चला कि हवलदार जी बहुत ही बढ़िया, ना कहीं सिविल में कहीं भी इसका कोई रिकॉर्ड खराब नहीं था, हंसमुख, मिलनसार और बहुत अच्छा बंदा था। और एक मैच्योर इंसान जो 22 साल सर्विस कर चुका है, वो इस तरह की घटना का अंजाम उठाना सरासर उन अधिकारियों ने जिन्होंने टॉर्चर किया था, तंग आकर इसने वो किया था। मैं हमारे जवान साथियों से, देश की जनता से कहना चाहता हूं कि अगला एक और जवान इनका शिकार ना हो, एक और घटना पर मुझे जाकर वीडियो ना बनाना पड़े, भगवान ना करे ऐसी घटना फिर गुजरे, तो कम से कम इस आवाज को बुलंद करो और इनकी तानाशाही या ऐसे जो लोग किए हैं उनको सजा दिलाजिए। ये 3 लोगों के जो नाम बता रहे हैं, ऐसे लोगों को जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। तो प्लीज अगर 1-2 को डिसमिस फ्रॉम सर्विस से रिमूव करो, कोर्ट मार्शल करो, सिविल जेल, और मैं कहता हूं फांसी दो उन लोगों को। वो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, तभी जाकर आगे ये घटनाएं रुकेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज हम राजस्थान बहरोड में आए थे और ये जो आप देख रहे हैं ये परिवार है हवलदार सतवीर सिंह जी का। इनके साथ अभी 2 महीने पहले ही एक घटना घटी है, जिसके लिए आज हमने यहाँ बैठ के एक चर्चा की है। और यहाँ बैठे बैठे ही मैंने उनके सीओ से बात करना चाहिए, लेकिन सीओ ने तो कॉल उठाया नहीं, अटेंड नहीं किया। उनके अर्जुनेंट से करीबन 30-35 मिनट बात हुई है
उसके बाद एसएम साहब से बात हुई है और एक जेसीओ साहब है, उनसे बात हुई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, उनसे भी बात हुई है और परिवार ने भी इनको सम्मन भी दे रखा है कि भाई आप इंक्वायरी के लिए आओ। इन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अफसर को कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन इनके सीओ साहब कह रहे हैं कि आप मत आओ। यानी कहीं ना कहीं कुछ इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कुछ कमी है, उसकी वजह से आज मैं चर्चा करके आपको इनका बता देता हूँ क्या केस है, और अगर वो ठीक से उन लोगों के साथ 1-2 लोग और थे जो मेरे पापा को परेशान कर रहे थे, बैटरी का ज़बरदस्ती चार्ज दिला रहे थे और उनके साथ कोई भी नहीं था, अकेले चार्ज के लिए उन्हें प्रेशर किया जा रहा था। अच्छा, अभी जो इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी ऑफिसर ने तो आपको मतलब बुलाया है कि आप आ जाओ वहाँ, और उनका सीओ क्या बोलता है कि मत आओ यहाँ? उनका सीओ बोल रहा है मैं यहाँ मिलूँ ना मिलूँ, आप क्यों आ रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी ने बोला कि मेरे को आना है, हमको इंसाफ चाहिए। उनका उस अंकित चतुर्वेदी है जो कि जांच कर रहा है, वो बोल रहा है कि आप आ जाओ, कागज़ कार्रवाई जल्दी हो जाएगी। हमने पूछा कि हमें कागज़ कार्रवाई से मतलब नहीं है, हमें न्याय से मतलब है। वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है कि कागज़ कार्रवाई हो जाएगी। सीओ का कॉल आया, उसने बोला कि क्या करोगे आप यहाँ के, क्या पता मैं मिलूँ ना मिलूँ, मैं सीओ हूँ वहाँ का, मुझे बहुत काम है, लेफ्ट राइट जानना होता है, ऐसे करके मना करने की कोशिश कर रहा है। जी जी, ये आपने अभी सुन लिया होगा, इनकी बच्ची ने जैसा बताया कि जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब चतुर्वेदी साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंक्वायरी अफसर ने इनको पहले भी दिया था 26 तारीख को लेटर साइन करके, और बोला था 30 तक आने को, बल्कि वो लेटर इनको पास डिले पहुंचा। फिर इन्होंने फ़ोन पे अपने कंपनी का उनको बताया कि साहब हमारे पास तो लेटर ही बाद में पहुंचा है। हालांकि जब बाद में थोड़ा सा दबाव हुआ तो दूसरा लेटर दिया है, इनको 16 तारीख तक वहाँ बुलाया है। और सीओ की क्या मंशा है, सीओ इनको बोल रहा है कि आप मत आओ, मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ राज है। मैंने अभी सीओ साहब से 2-3 बार कॉल किया तो काट रहे हैं, सीओ साहब उठाए नहीं। 1-2 अफसर से बात हुई है उनके, और इस पूरे घटनाक्रम को सच में लाने के लिए मैं वहाँ जवानों से भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है घटना कल आपके साथ भी घटे। आप ये देख रहे हो इनके परिवार का, इनकी बच्ची का, ये इनका छोटा बच्चा है, छोटा सा परिवार है, इनकी माताजी हैं, आप उनकी माताजी है ना, ये उनकी माताजी हैं। जब ये परिवार जिसने अपना बच्चा खोया है, और ये जिन्होंने अपने पिता को, इन्होंने अपने पति को, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। जवान भाइयों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि न्याय के लिए, ठीक है मुझे भी पता है सब मिडिल परिवार के हैं, सबको अपनी सर्विस बचानी है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी सर्विस के लिए किसी आदमी की हत्या हो जाए, मार दिया जाए, और उसके परिवार को जो एक ऑन ड्यूटी, एक जो सबसे मेन था कि उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर मिलना था मरणोपरांत, वो भी यहाँ सिर्फ उनके रेजिमेंट के 2-3 बंदे आए थे, कोई गार्ड नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई। उनके कैप्टन से मैंने बात की तो बोलता है कि भाई अलवर के कमांडर साहब ने नहीं भेजा, तो उसकी मैं इंक्वायरी ज़रूर करूँगा, अलवर कमांडर साहब से भी बात करूँगा, और जो सम्मान जो नहीं दिया गया उसके विषय में मैं ज़रूर अलग से एक पॉइंट उठाऊँगा। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा अभी आपने ये 2 छोटी छोटी क्लिप देखी हैं, ये हमारे सेना के एक हवलदार सतवीर जी, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा केस हुआ है, जो इन वीडियो में भी इन्होंने बताया है। इनका मैं आगे का बचा हुआ वीडियो आपको मैं दिखाता हूं। ये हमारे 228 फील्ड रेजिमेंट के जवान थे, जिनकी 22 साल सर्विस थी, हवलदार थे, और वो जो वहां की यूनिट के सीओ द्वारा पहले इनको बताया गया था कि भाई कुछ घटना घटी है, आप यहाँ आ जाओ। वहां उनकी बॉडी उनको दिखाई गई और बताया गया कि भाई इन्होंने सुसाइड की है, लेकिन आप इनका जो अंतिम संस्कार वगैरह करो, और हम इनको जो बेनिफिट है इनके बच्चों को, और वो हम दिलाएंगे सब कुछ। अब ऐसी स्थिति में मैं यहाँ कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जो भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं उनके लिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जनता को, शायद देश की जनता को ये पता नहीं कि जितने हमारे सैनिक दुश्मन की गोली से मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे सेना या पैरामिलिट्री फोर्स में जो अफसरों की तानाशाही है, जो पुराने कानून चल रहे हैं, उनसे परेशान होकर जवान सुसाइड करते हैं। आए दिन आप खबरों में देखते होंगे, बहुत सी खबरें तो लोगों को पता ही नहीं चलती। जैसे इसका
बहुत लोगों को पता नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में आप देखोगे, या हमारा ये रविंद्र फौजी चैनल है, एक हमने इसीलिए बनाया कि जवानों की कुछ आवाज हम उठाएं और इस पर हम सभी चीजें पर अपडेट देते रहते हैं। आखिर देश की जनता इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही कि आपका एक सैनिक, जब एक सैनिक शहीद हो जाता है तो अब लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, एक दिन जय जयकार करते हैं, लेकिन जो जिनको तिरंगा नसीब होता है ना, वो तो खुश नसीब होते हैं। हालांकि दुख तो परिवार को उसमें भी होता है, लेकिन हम सबको एक गर्व होता है कि भाई शहीद हुआ है जवान देश की रक्षा करते हुए। लेकिन उनका क्या है, जिन्होंने चाहे 5 साल, 10 साल, 20 साल, जैसे इन्होंने 22 साल की, और बहुत से केसों में जेसीओ तक जिन्होंने 25-30 साल तक देश सेवा की, और अंत में पता नहीं क्या कारण है, या देखो जो ऐसी परिस्थिति आती है उसमें कारण हमें पता नहीं होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का विषय है, या उस विषय बाद की बात होती है कि आखिर इसकी मौत का कारण क्या है। लेकिन एक तो मेरा इसे लड़ाई में मेन जो बात है कि भाई ऐसी स्थिति में सैनिक जो चाहे वो शहीद हो या ऑन ड्यूटी रहते हुए इस तरह की उसके साथ घटना हो, जब उसने अपने जीवन काल के अंदर जो जीवन में अपनी देश सेवा दी है, उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तिरंगे में जिस तरह बाकी शहीद की आती है, या जिसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, नजदीकी जो बटालियन को खबर दी जाती है कि भाई आपका ऐसा ऐसा सैनिक शहीद हुआ है, या किसी कारणों से भी ऑन ड्यूटी डेथ हुई है, तो उसको जो सम्मान दिया जाता है, ऐसे बहुत से केसों में जैसे इनको भी नहीं दिया गया। यूनिट से 3 या 4 बंदे भेज दिए गए और इनको वो सम्मान जो मिलना था नहीं हुआ। यहाँ मैं कल उनके घर पे बैठे बैठे मैंने उनके अर्जुनेंट से कॉल किया है, करीबन 15-20 मिनट मेरी अर्जुनेंट से बात हुई है। उसके बाद उनके एसएम साहब से 15-20 मिनट बात हुई है। जो जेसीओ साहब हैं जिनका इसमें नाम इन्वॉल्व है, उनसे भी बात हुई है, और जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक लेफ्टिनेंट साहब कर रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। हालांकि आपको पता है ये लोग जिससे टोन में बात करते हैं, पहले पूछेंगे कौन बोल रहे हो, आप सिविलियन तो नहीं हो, सिविलियन को इसमें क्या लेना देना। फिर अगर आपने सैनिक भी बता दिया तो आपका रैंक क्या है, यूनिट क्या है, और जब रैंक बताया जाता है मैं तो जवान हूं या जेसीओ हूं, तो आपको उस तरह का एक बातें करना शुरू कर देंगे कि बोलने वाला घबरा के फोन काट देता है। लेकिन इनको अब अच्छी तरह पता चल गया है कि अब इनका हम इन बातों में इस तरह जो हरामखोर जो गलत तरीके से जवान से बात करने की कोशिश करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपने रैंक की पावर दिखाते हैं, उन सब का बाप है रविंद्र फौजी। और जब ये बाप का नाम सुनते हैं ना, फिर अपना आप सर और रिक्वेस्ट पे तौर पर बात करते हैं। नहीं तो फिर ये ऐसे बोलेंगे रविंद्र तू तो जवान, तू तड़ाके पे आ जाते हैं, गाली गलौज पाते हैं। लेकिन आज इनके दिमागों में बस चुका है रविंद्र फौजी। और जब रविंद्र फौजी बोलते हैं टेक रिस्पेक्ट तो देन रिस्पेक्ट, हम बातें करते हैं जो जायज बात है उसी के लिए मैंने पहला सवाल यही किया कि 22 साल इन्होंने देश सेवा की थी, आपने इनको जो सम्मान देना था वो क्यों नहीं दिया। तो उनके अर्जुनन ने पहले तो बोला जी हम तो हमारे यूनिट एक्सरसाइज में है, ये है वो है, यूनिट नहीं आती है। नजदीकी स्टेशन हेडक्वार्टर में फोन करो, सोल्जर बोर्ड में फोन करो, और जो भी नजदीकी यूनिट है वो उनका काम है, वो प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने स्टेशन कमांडर को फोन किया था जी, उन्होंने कहा सुसाइड वाले को नहीं मिलता, आप अपनी यूनिट में पता कीजिए, ये कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं हमारे देश की जनता से, हमारे सुप्रीम कोर्ट से, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी भी परिस्थिति में सैनिक ने जो 20 साल 30 साल देश सेवा की है और अंत क्षणों में, चाहे वो घरेलू समस्या हो, चाहे फौज की समस्या हो, या कोई भी कारण रहा हो, उसने सुसाइड किया, वो उसका अलग मैटर था, वो उसकी लाइफ का मैटर था या पर्सनल मैटर था, वो अलग है। लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उसकी ड्यूटी के का मिलता है। तो यहाँ मैं पहुंचना चाहता हूँ, इसका जरूर जवाब दें कि वो सम्मान उनको मिलना चाहिए या नहीं। अगर मिलना चाहिए आप लोगों का हाँ है, तो या तो इनको सबको देना चाहिए। ये कहते नहीं मिलेगा, लेकिन हमने बहुत सी परिस्थितियों में, चाहे वो फिर रोड जाम करना पड़ा हो, डेड बॉडी को रखना पड़ा हो, वहां कलेक्टर एसपी सबको बुलाया जाता है, कोई मंत्री संतरी आता है, फिर वो फोन करते हैं, फिर नजदीकी स्टेशन से तुरंत गार्ड भी भेज दी जाती है, और पूरा जो उसका शहीद का अंतिम संस्कार जिस हिसाब से राज्य के सम्मान से होता है वो किया जाता है। तो ये अगर आर्मी रूल वास्तव में वो है जैसा वो बता रहे थे, तो फिर वो रूल क्या तुरंत चेंज हो जाता है थोड़े से दबाव प्रेशर से ही। लेकिन जिसके पास मान लो प्रेशर है या जिसका समय से पता चल जाता है उसका तो ठीक है, लेकिन किसी के गांव घर में अगर मान लो ज्यादा फौजी नहीं है या उसकी जानकारी नहीं है तो उसका सम्मान नहीं होगा। तो मेरा पहला पॉइंट तो यही है, और ये है कि मैं इसके लिए पहली तो अभी मैं एक चिट्ठी तैयार कर रहा हूं जो देश के सभी प्रधानमंत्री,
रक्षा मंत्री और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन सबको मैं एक लेटर अपनी द्वारा एक अपील के तौर पे लिखूंगा कि श्रीमान ऐसा कोई एक नया कानून बनाया जाए कि किसी भी परिस्थिति में मौत उसकी हुई है, वो जांच का विषय आप है, चाहे वो कोर्ट जांच करे। पहली बात तो ये जो हमारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है तो डकोसला है, अंदर की यूनिट की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, मैंने उनसे बात की थी और मैं समझ गया उनका रवैया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन कोई भी विषय रहा हो, उनका सम्मान जरूरी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कल ना अगर उनका जो बात है वो सही हो जाए, या कोई भी परिस्थितियों में मान लो वो अदालत के द्वारा फैसला उनके पक्ष में आ जाए, तो क्या उस सैनिक को दोबारा वो सम्मान मिल सकता है? क्या वो जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो कभी दोबारा नहीं होती है? घर वालों को पेंशन का मुद्दा है या उनकी और चीजों का मुद्दा है, उन सबके लिए फाइट हो सकती है, लड़ाई लड़ी जा सकती है। दोषी को पनिशमेंट देना नहीं देना वो कोर्ट का काम है, उसके हम सालों तक लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं भी कभी भी वो जो अंतिम संस्कार का जो सम्मान है, जिस सैनिक ने इतने साल की होगी, वो मलाल उसके अंदर चला जाएगा। और उससे बाकी जो सैनिक भाई हैं उनके अंदर एक दिमाग में अंदर क्या चीजें जाती हैं कि यार उसको सम्मान मिलना चाहिए था, वास्तव में उसकी कोई गलती नहीं है। ये चीजें हमारे पास जब ये केस हुआ था, मेरे पास यूनिट के और इधर उधर से लोगों ने बता दिया था मुझे। आप ये नहीं सोचें मैं उनके सीईओ से कह रहा हूं, क्योंकि सीईओ ने श्रीमान ने फोन नहीं उठाया। और जैसा सीईओ की वो उनकी बच्ची भी बता रही है, उनकी वाइफ भी बता रही है कि एक तरफ कोर्ट ऑफ अफसर इंक्वायरी उनको बुला रहा है कि भाई आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आइए, अगर आपको कुछ मेंशन कराना है, कुछ लिखाना है तो लिखिए, क्योंकि मेरा काम है लिखना। मैंने उनसे बात की थी कि आप सीईओ के दबाव में आकर सहमत हो। हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो अफसर कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, उन्होंने मुझे एक पहले तो आनाकानी की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आप उनको भेजो, जो चीज वो लिखाना चाहेंगी। मेरा काम है दोनों पक्षों की बातों को लिखकर और ऊपर हायर अथॉरिटी को भेजना। तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन सीईओ की मंशा ऐसी क्यों है कि वो उनको कह रहा है कि देख लो परेशान हो जाओगे, मैं आपको यहाँ मिलूं न मिलूं, मैं कहीं और चला। आपका मतलब ही क्या है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आप जब शामिल नहीं हो, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उनको बुला रहे हैं अफसर, तो आने दीजिए, उसके परिवार को मेंशन कराने दीजिए वो बात। तो कहीं ना कहीं इस बात के पीछे बहुत बड़ा राज है। बाकी मेरे पास 4-5 जो रिकॉर्डिंग रखी हुई है, मैं उन रिकॉर्डिंग में भी आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या वो उन्होंने बातें बोली और कहाँ न्यूज पॉइंट मिला। लेकिन जो पहला पॉइंट था मेरा, इसके लिए मैं बता दिया आपको कि मैं इनके पहले अपनी तरफ से लेटर भी लिखूंगा और फिर जब प्रीतो सुप्रीम कोर्ट में इसका एक केस भी हम फाइल करेंगे। सभी से विचार विमर्श करके मैं अगले वीडियो में हमारी जो टीम है और मेरे जो सभी ये हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, हमारे साथी हैं, उन सबसे फैसला लेकर, आप चाहते हो तो आप इसमें बताइए हाँ कि भाई ये होना चाहिए। अगर आप सबकी हाँ होगी तो ही हम इसको फिर कोर्ट में भी फाइल करेंगे। दूसरी बात, जैसे इनकी मैं बता रहा था, इनका जो कहानी थी मुझे पहले ही पता लग गया था और बहुत से लोगों ने बता दिया था कि इनके बैटरी कमांडर द्वारा इनसे ऑलमोस्ट सीनियर 2 हवलदार थे, उनको चार्ज नहीं दिया गया। इनको प्रेशराइज किया गया कि एमटी का चार्ज आप लोगे, जब भी कि ये बोल रहे थे कि मेरे से सीनियर जब हवलदार मौजूद हैं तो मैं चार्ज क्यों लूं सर, मैं अपने से सीनियर पर कैसे कमांड करूंगा। आपको पता है कि अगर किसी को भी एमटी का चार्ज दे दिया जाएगा तो वो फिर अपने से जो भी एमटी के बाकी एनसीओ होंगे उनको हुक्म चलाना पड़ेगा, ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो वो अपनी ड्यूटी को जानते हुए और अपनी सीनियरिटी को देखते हुए उसने कहा कि सर 2 सीनियर हवलदार हैं, उनको चार्ज दे दो, मैं जो ड्यूटी देंगे मैं करूंगा। लेकिन उसको जबरदस्ती चार्ज दिलाया गया, छुट्टी मांग रहे थे, छुट्टी नहीं दी गई, और यहां तक कि गाली गलौज। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, जब बात करते हैं, जब इनसे अगर क्योंकि इनके पास क्या है, हम लोगों की एक ही कमजोरी रहती है इंग्लिश, या तो ये इंग्लिश में 2 फक मारेंगे और उस लैंग्वेज को ऐसे घुमा देंगे जैसे पता नहीं कितने बड़े पढ़े लिखे हैं। और जब इनसे अगर कोई ढंग से इंग्लिश में बात करने मिल जाता है ना तो तुरंत हिंदी में आ जाते हैं। चलो वो तो अपनी इनकी है, लेकिन इतनी वेल एजुकेटेड लोग जो ये भाषा यूज करते हैं जवानों के लिए, आपने पहले भी कई वीडियो में देखा होगा, और वो मैं लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा बताना नहीं चाहता। मैं इतना कहता हूँ कि इनकी जो भाषा है 3rd क्लास लोगों के लिए, और इनके परिवारों का जो संस्कार है वो इनमें झलकता है। मैं फिर कहता हूं कि अच्छे अफसर हैं, उनको हम बारंबार सलूट करते हैं, जो रॉयल खानदान के थे, और जो खानदानी अफसर हैं उन चीजों को समझते हैं। लेकिन जब बोलते हैं बंदर को अगर हल्दी की गांठ मिल जाती है तो पंसारी समझ बैठता है अपने आप को। और उन पंसारियों को कहना चाहता हूं कि आज मैं एक इस आपको, वो तो अलग विषय, चलो मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आज मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये स्थिति कभी भी कहीं भी आपके उसमें भी आ सकती है। कल आप भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। वो बच्चा
वो वाइफ भगवान ना करे कभी आपका हो। आप सब ठीक है, नौकरी सबको बचानी होती है, सबको अपना अपना काम करना होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी की जान चली जाए और फिर भी मुंह नहीं खुले। तरीके बहुत हैं। आप कोई चिट्ठी लिखकर भेज सकते हो हायर अथॉरिटी को, हमारे पास भेज सकते हो कि सर ये कहानी हुई थी और इसकी इंक्वायरी कीजिए। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब तक इंक्वायरी अपने लेवल में चलती है, वहां जो आप रटा रटाए राग गाते हो चल जाता है, लेकिन जब कहीं सीबीआई या कोई ऐसी टीम आती है ना, और जब बाढ़ की खाल निकलती है, सारे आवाज होते हैं, उसमें जो मिसगाइड करने वाले लोग भी पिस जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, इस परिवार को अपनाएं, परिवार समझ के इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये वीडियो को देखें। और जो हमारी ये लड़ाई चल रही है इसमें भागीदारी लगना है तो दोस्तों चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, सत्य की लड़ाई में कहीं ना कहीं जुड़ो और इस न्याय के खिलाफ एक बुलंद आवाज के लिए कम से कम रिटायर होने के बाद तो आवाज उठाओ। जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक केस में उसी का साथी जो उसके साथ गूंद के लड्डू खा रहा है, और जब गवाही की बारी आता है तो मुझे पता ही नहीं है, रिटायरमेंट होने के बाद बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ना करें, वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बेनिफिट है ऐसे केस में वो बेनिफिट सारे, जो अगर पेंशन पूरी है तो पेंशन भी मिलती है, फील्ड में है तो उसको जो फैमिली पेंशन बढ़ती है वो भी मिलती है, और एजीआई का वो सब चीज मिलता है, वो कोई किसी का नहीं रोक सकता, बशर्ते कि दोषियों को सजा मिले, ताकि भविष्य में ये चीजें रिपीट ना हो। हमारा मेन काम यही है। मैं फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, इन चीजों पर अपने कमेंट्स दें, और इस चीज को जो ऐसे लोग हैं जो हमारे सैनिकों को इस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं मरने पर, उन लोगों को एक बार जेल की सलाखों में जरूर पहुंचाएं, ताकि उनके परिवारों को भी पता चले कि क्या होता है। और बाकी तो भगवान बैठा है, हम कह रहे हैं कि आप हमारे से बच सकते हो, उनसे बचते हो, लेकिन अगर किसी की बद्दुआ लोगे वो नहीं छोड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ठीक से इंक्वायरी नहीं होती तो अगले वीडियो में या इनको कोर्ट में जाने की या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो जैसा सोचकर 2-4 दिन में ये निर्णय लेंगे। और आप कब का था ये केस? ये सर 9 अगस्त 2021 का। अच्छा, 9 अगस्त 2021 बॉडी आई थी 11 अगस्त। अच्छा, और सबसे बड़ी ये है कि इनके परिवार की तरफ से, इनके सारे परिवार हैं, इनके माताजी, इनके भाई वगैरह हैं, बच्चे हैं, परिवार से कभी किसी का ना उनका झगड़ा था, ना कोई गांव में, ना कोई उनका रिकॉर्ड ऐसा पुलिस में कहीं भी किसी तरह का, बिल्कुल एक अच्छे इंसान का रिकॉर्ड था, कोई गलती नहीं थी और ना ही पारिवारिक कोई समस्या थी। जिस दिन ये केस हुआ उस दिन सुबह इनकी बच्ची की भी बात हुई थी। हाँ बेटा बताओ, कोई आपको लग रहा था कि आपके पापा ने कुछ? ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। हाँ। अच्छे से बात हुई थी मेरी, 1-1.5 मिनट बात हुई थी। बोला मैं दोपहर को वापस कॉल करता हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फोन नहीं आया। हाँ, मतलब दोपहर 1 बजे तक इनकी बात हुई है। और वहाँ के भी जो जिन जिन लोगों से बात हुई है वो बता रहे हैं कि भाई दोपहर का खाना भी खाया है, 2:30 बजे तक सोए भी हैं, और सोने के बाद कहीं ना कहीं एक साहब का कॉल आया था 2:30 बजे, 2-2.5 मिनट की उनसे बात हुई थी, और उसके बाद सारे सो गए और उसके बाद ये घटना घटी है। मैं आपको इनकी कविता जी की भी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग बताता हूँ, और जल्दी आगे हम क्या करेंगे उसके विषय में जल्दी आपको अवगत कराएंगे।